हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में एक रिएक्शन छूट गया था, हम वो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा ये स्टोन लाइम स्टोन बनता है वो भी एक्वालियस में, मतलब कि जली विलयन में। तो इसमें हम एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करके हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में इसको बना देंगे, कार्बोनेट में बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, CA यह क्रिया होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका आप याद रखिएगा। मतलब CaCO3 इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन जो आपका ये बना हुआ है। और फिर यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा आपका H2O। अब फिर क्या करेंगे, एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ये बन जाएगा CaOCHCO। यहाँ पर हो जाएगा SO3 फिर SO2, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन। यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा ये अभिक्रिया जो बैलेंस है। तो यहाँ रखेंगे कार्बन जो है कैल्शियम जो है, यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम एक बार है, यहाँ भी कैल्शियम एक बार है, और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 बार है। और ये जो 2 है ये इसका काम कर जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 3 4 5 6, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 अंदर बाहर गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो अभिक्रिया है वो आपका बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बनता है वो जलीय विलयन बनता है। क्या बनता है? जलीय विलयन। इसको आपको याद रखना है। तो यानी हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड किए हैं, तो हम इसी को बोलेंगे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर। तो आप इसको हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आज का जो मेरा क्लास है पार्ट नंबर 5, चैप्टर नाम है एसिड, बेस और ये साल्ट। इसके अंदर में हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड और बेस के अपने आप में, इसके इंटरचेंज में। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे ये आप लोग समझेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग डालते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में एसिड बेस के रिएक्शन हमको पढ़ना है। तो ये मेरा हेडिंग है। तो आप समझेंगे यहाँ पर क्या होता है आगे। यानी इसका समझना बात यहाँ ये है कि एसिड और बेस में, मतलब हम अगर एसिड प्लस अगर बेस लेते हैं तो ये रिएक्शन करके साल्ट बनेगा प्लस, और यहाँ पर ये जल बनेगा H2O। तो आप ध्यान दीजिएगा। और इसी बेस, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें ये न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए साल्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर पहले एसिड है, मतलब यहाँ पर HCl, फिर आप हम बेस लेते हैं अन्य OH,
तो ये मिल करके NaCl बन जाएगा, फिर प्लस ये जल बन जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर ये साल्ट कहेंगे। ये अब ये साल्ट क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है ना। तो न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका आपको थोड़ी सी बात को ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है यहाँ पर कि जब भी आप, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें मान लीजिए कोई स्ट्रांग हो कोई वीक हो, तो इसका क्या बनेगा आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर ये स्ट्रांग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं, तो ये आपका एसिड साल्ट बनेगा। मतलब ये अगर ये स्ट्रांग है तो एसिड साल्ट में आएगा, प्लस ये H2O। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट पहला था। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए स्ट्रांग है तभी तो स्ट्रांग इसका एसिड का असर आ रहा है, वीक है से बेस तो यानी ख़त्म हो जाता है ये, इसलिए यहाँ पर ये एसिड साल्ट में आ रहा है। अगर आप वीक लेंगे एसिड को और स्ट्रांग आप ले लेंगे बेस को, तो ये जो है ना बेस के आधार पर साल्ट आ जाएगा, तब जा कर के जल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्ट्रांग ले लेते हैं एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों, स्ट्रांग एसिड और फिर स्ट्रांग बेस दोनों ले लेंगे, तो दोनों आपस में शक्तिशाली ज़्यादा है, तो इसलिए इधर पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, अर्थात न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर समझेंगे न्यूट्रल साल्ट में आ जाएगा, इसे बोलेंगे, और फिर प्लस ये जल बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमारे पास वीक है एसिड और वीक है हमारा साल्ट भी है, सॉरी बेस भी है, तो ये भी हमारा न्यूट्रल साल्ट होगा। क्या होगा, न्यूट्रल, सॉरी ये न्यूट्रल का स्पेलिंग NEUTRAL, ठीक है ना। यहाँ जाएगा न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा, प्लस ये H2O हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ध्यान देना थोड़ी सी है, ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ये स्ट्रांग है या अगर वीक है तो स्ट्रांग वाला ही असर दिखाएगा, अगर ये एसिड वीक है तो स्ट्रांग बेस है तो स्ट्रांग वाला ही असर दिखाएगा साल्ट में। दोनों स्ट्रांग है तो दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक ना, ये आपको छोटी बात है समझना। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि धात्विक ऑक्साइड होता क्या है, मतलब मेटालिक ऑक्साइड होता क्या है। तो जो अगर मान लीजिए कोई जंगी वस्तु हो जिस पर जंग लगा हो, उसे धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। पहली बात तो धातु पर ही जंग लगता है, प्लास्टिक पर जंग लगता नहीं है, तो लकड़ी पर जंग लगता नहीं है। तो हम बोलेंगे जिस धातु पर जंग लगा होता है उसे हम बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। कहने के हिसाब से अगर मान लीजिए कापर है तो
तो कापर में अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा कापर ऑक्साइड। तो ये कापर है मतलब ये जंग लग गया, ये इसे हम बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। इसका मतलब एक और भी मान लीजिए पढ़ते हैं अमजी। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम है, अगर इस पर हम धातु कर अभिक्रिया करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा MgO। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कापर ऑक्साइड MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को हम बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा। तो ये धातु जो होते हैं जिस पर जंग लग जाते हैं, ये धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। अब हम लोग इसका अभिक्रिया एसिड के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? एसिड के साथ। तब यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर कि समझिएगा, मतलब धात्विक ऑक्साइड या फिर मेटालिक ऑक्साइड, देखिए मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है साल्ट प्लस जल। ध्यान में रखिएगा, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मान लीजिए कापर अगर ऑक्साइड ले रहे हैं प्लस अगर एसिड मान लीजिए ले रहे हैं या तो Cl, तो ये आपका बन जाएगा कापर क्लोराइड प्लस H2O। अब देखेंगे कापर एक बार है, कापर एक बार हो गया, Cl2 यहाँ पर दो बार है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो का गुणा कर देंगे। और हाइड्रोजन भी दो बार हो गया तो Cl भी दो बार हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन दो बार, ऑक्सीजन एक बार। अब ये क्रिया बैलेंस हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। तो इसका आप यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेस इन नेचर, ठीक है ना। मतलब मेटालिक ऑक्साइड में कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, मैं आपको पहले बता दिया, CuO एंड MgO। चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे इसका धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति क्या होती है। क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। तो यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये क्षारीय होता है, मेटालिक ऑक्साइड, ये जब ये क्षारीय होता है तो ये खुद ही क्षारीय है, तो क्षारीय से अभिक्रिया करेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख सकता हूँ कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मतलब मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, वो क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही क्षारीय है। और एक बात और बता दूं, मैं अभी आपसे बार बार बताना चाहता हूं, बार बार ये समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी एसिड है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्षारीय का लक्षण है, इसके अंदर क्षारीय प्रॉपर्टी है, मतलब बेस प्रॉपर्टी। देखिए, मेटालिक ऑक्साइड आर बेस इन नेचुरल, मतलब ये वाला जो है वो बेस है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो गया? एसिड हो गया, ठीक है। जब ये बेस और एसिड का रिएक्शन करेंगे तो आपको पहले से ही पता कि यहाँ पर साल्ट बन जाएगा और यहाँ पर ये जल बन जाएगा। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो लक्षण है, इसका जो गुण है, वो आपका बेस के जैसा होता है, मतलब क्षारीय के जैसा होता है। बात समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है। तो यही चीज़ है मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि अब आप इसी को, जैसे मान लीजिए मेटालिक ऑक्साइड को, अब ये खुद मेटालिक ऑक्साइड है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेटालिक ऑक्साइड को ही अगर मैं ऐसे कहूँ कि मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम बेस से रिएक्शन करेंगे
तो ये नो रिएक्शन होगा। बात समझिएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेस ये भी है, बेस ये भी है, और ये बेस का इसमें बेस इसमें का मतलब क्षारी का इसमें लक्षण है, तो रिएक्शन कहाँ से करेगा? नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। अब हम लोग इसका ठीक उल्टा, मतलब ठीक उल्टा क्या? अधात्विक ऑक्साइड। क्या होता है? अधात्विक ऑक्साइड। ध्यान से समझिएगा, इसका ठीक उल्टा जो होता है अधात्विक ऑक्साइड होता है। अधात्विक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल रिएक्शन, नॉन मेटालिक रिएक्शन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ हम समझेंगे इसका अपोजिट जो होता है, इसका जो अपोजिट होता है किसका? मेटालिक ऑक्साइड का। जैसे मान लीजिए मैंने क्या पढ़ा है? मेटालिक ऑक्साइड पढ़ा है ना। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो इसका अपोजिट होता है नॉन मेटालिक। मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसी को इसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। मतलब ये धातु का ऑक्साइड हुआ है और यहाँ पर अधातु का ऑक्साइड हुआ है। तो ये आपको बात को समझना है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन होता है, कार्बन मान लीजिए बोल दिए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये इसका प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है अधात्विक ऑक्साइड है। मतलब अधातु पर जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देंगे तो अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ, ये धातु पर अगर आप क्रिया कर देंगे ऑक्सीजन का तो धातु ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए कापर है, ऑक्सीजन सब क्रिया कर दिया, कापर ऑक्साइड। मान लीजिए मैग्नीशियम है तो यहाँ पर आप क्रिया कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार मान लीजिए फेरस है, इसका आप क्रिया कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये फेरस ऑक्साइड। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक अधात्विक मतलब मान लीजिए कार्बन हो गया तो हम जब क्रिया कर देंगे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो होते हैं ना वो सब क्या होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड का जो लक्षण होता है, जो प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम बोलते हैं एसिड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एसिड के रूप में। ये बात आपको ध्यान देना होगा। इसका जो होता है वो एसिड के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसमें उपयुक्त माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम बताएंगे। अभी एसिड के रूप में होता है। तो यानी ये जो होता है ना, एसिड से अपक्रिया करेगा लेकिन बेस से अपक्रिया नहीं, सॉरी बेस से अपक्रिया करेगा लेकिन एसिड से अपक्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड खुद ही है। ठीक है, चलिए मैं अब आते हैं अगले रिएक्शन पर, समझेंगे इसी के बारे में। तो यहाँ देखेंगे हम इसी प्रकार हम लोग नॉन मेटालिक रिएक्शन अगर करते हैं ऑक्सीजन से, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से जो रिएक्शन होता है, ये खुद नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो आपका एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। तो इसलिए ये एसिड से अपक्रिया नहीं करेगा। तो केवल होगा किससे? ये अपक्रिया एसिड से नहीं करेगा तो किससे होगा? बेस से होगा। जब ये बेस से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका? फिर वही चीज़ बनेगा, साल्ट प्लस ये बन जाएगा आपका ये H2O जल। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर नॉन मेटालिक क्या अगर रिएक्शन देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे क्या बताना चाह रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की से क्रिया कर देंगे मान लीजिए बेस से। तो बेस क्या होता है? मान लीजिए हमने ये ले लिया OH2। अब जब इससे हम क्रिया करेंगे उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 जब रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस आपका ये जल बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, मतलब चूना पत्थर। क्या बोलेंगे? चूना पत्थर।
ठीक है, ये हमारा लाइमस्टोन बन गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसी को हम बोलेंगे साल्ट के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब हम एसिड का रिएक्शन किस किस फील्ड में किससे करेंगे तो क्या बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम लोग अब आगे की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बार हम लोग समझेंगे, इसका लर्न रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या एसिड प्लस। अब इसके साथ कौन कौन सा मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं फर्स्ट टर्न में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि मेटल कार्बोनेट, क्या ले लेता हूँ, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट से अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसके बाद अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किससे किससे हम क्रिया करा सकते हैं और किससे किससे क्या बनेगा, वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि किससे क्रिया क्या क्या करा सकते हैं। तो दूसरा नंबर पर क्या मान लीजिए देखेंगे, मेटल। मान लीजिए मेटल कार्बोनेट हो गया, अब हो जाएगा यहाँ पर ये मेटल। तीसरा नंबर मान लीजिए क्या है, क्या बनेगा किसके साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या बन जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे मेटालिक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। पांचवा नंबर देखेंगे मान लीजिए बेस है, यहाँ पर अगर बेस से आप क्रिया कर देंगे तो क्या बनेगा। तो ये बात आपको मैं बार बार मैं कहना यही चाह रहा हूँ बाबू लोग, समझिएगा ध्यान से। ये जितने भी हैं ना, ये जितने भी पदार्थ लिए गए हैं, ये मेटल जो है कार्बोनेट के रूप में मेटल केवल है, और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में है, ये मेटालिक, ये सभी जो है ना बेस का लक्षण थोड़ा बहुत दिखाता है। तो ऐसे में ये बनते क्या हैं, सिर्फ ये साल्ट, यहाँ पर देखिए कार्बोनेट है ना, यहाँ पर देखिए कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट होने के नाते यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, और साल्ट तो 100% बनेगा। वाटर भी सब में बनता है, और आपको बस ध्यान देना कि किस में क्या बनेगा, और साल्ट भी सब में बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर कार्बोनेट है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाटर। साल्ट और कार्बन हाँ वाटर हमेशा बनेगा। अभी ध्यान ही देना कि साथ में क्या क्या और बनेगा। सिर्फ अगर मेटल है, कार्बोनेट है नहीं, मेटल बस है, तो ये वाला नहीं बनेगा, बाकी सिर्फ बनेगा। ये बन जाएगा साल्ट, फिर ये वाटर बन जाएगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए एक तरफ एसिड रहेगा, अब एसिड के साथ मैंने ये भी, और दूसरा मेटल, तीसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चौथा मतलब मेटालिक ऑक्साइड, और पांचवा मतलब बेस। ये 4-5 बार में क्रिया करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या क्या बनेगा। तो आपको मैं बार बार बताता हूँ कि साल्ट और हाइड्रोजन साल्ट और जल बनेगा, साथ में और क्या बनेगा, यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए मेटल हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है कार्बन, ये भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आ गया ना, कार्बोनेट आ गया। देखिए क्या है, कार्बोनेट, यानी इसमें भी क्या बनेगा, वही ऊपर वाला बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जल, यही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर उसी प्रकार ये भी है, यहाँ पर कार्बोनेट है नहीं, तो ये आपका ये साल्ट बन जाएगा प्लस, और आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। बेस भी वही है, तो यानी इसका मतलब कार्बोनेट है नहीं, तो साल्ट प्लस ये जल बन जाएगा। जहाँ जहाँ कार्बोनेट आ गया तो समझ लीजिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इतना अभिक्रिया होगा, इसके अलावा कहीं अभिक्रिया नहीं होगा। अब हम दूसरा टॉपिक समझेंगे कि रिएक्शन आप बेस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कहाँ क्या पर क्या बनेगा। तो समझेंगे रिएक्शन आप बेस के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन आप बेस के साथ करेंगे तो क्योंकि क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा कर लिखेंगे ताकि दिक्कत ना आए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस, यानी बेस के साथ क्या क्या आप क्रिया कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कौन कौन सा रहेगा तो समझेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या क्या बन किसके साथ। पहले बात तो मेटल के साथ, पहले मेटल हम लोग पढ़े थे इस वाले में, ऊपर वाले में।
तो इसलिए इसमें भी हम मेटल ही लेंगे। पहले मेटल का अपक्रिया कर देंगे बेस के साथ, तो क्या बनेगा ये ध्यान देना है। मेटल कार्बोनेट का अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट के साथ है। इसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। फिर हम बात करें मान लीजिए एसिड के साथ, अगर हम एसिड ले लें तो फिर क्या पड़ा, नॉन मेटालिक। क्या पढ़ते हैं, नॉन मेटालिक, सॉरी METALLIC, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज़ें ध्यान देना है। तो आपको पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम बेस के साथ हम एसिड का अपक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है और प्लस ये जल बनता है, और कुछ तो बनेगा नहीं। तो यहाँ देखिए कार्बोनेट है ना, यहाँ पर देखेंगे कार्बोनेट है। तो पहली बात तो ये आपका कार्बोनेट होने के नाते ये जो होता है ना वो क्षारीय के लगभग में होता है। मैं आपको समझाया था, और जब ये क्षारीय के रूप में होता है तो ये नॉन रिएक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और यह भी हमारा देखिए कार्बोनेट में है, ये भी हमारा कार्बोनेट के रूप में है, तो ये भी हमारा बेस के रूप में जाएगा क्षारीय के रूप में, तो ये भी हम बोल देंगे नो रिएक्शन, ठीक है ना। और नॉन मेटालिक जो होता है ये एसिड में होता है, तो ये तो अपक्रिया करेगा, मैंने आपको पहले समझा दिया है। ये अपक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, अपक्रिया करके ये आपका बन जाएगा साल्ट प्लस ये जल बन जाएगा। अब ऊपर बचा है मेटल, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस ये जल। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात आप समझ गए होंगे। ये अपक्रिया दोनों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जो दोनों होते हैं वो बेस ही होते ही हैं, और जब बेस ही हो जाएगा तो बेस के साथ बेस अपक्रिया नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सब मन से थोड़ा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप अपक्रिया आराम से करके बता सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी बात को समझ रहे होंगे और नोट बना रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा भी मन जो है करे बनाने के लिए, मनोबल हमारा थोड़ा आप लोगों के हाथ में ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करिए। थैंक यू।